आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। हमने कल वास्तविक संख्या पाठ का परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 1.1। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपको मतलब कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। और मतलब कोई भी परेशानी हो कमेंट कर देना। हमारी जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने कल क्लियर कर लिए, फिर भी हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे ताकि मतलब जिनको समझ नहीं आया वो आज समझ लें। तो हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको ना संख्याएं दी गई है, उसको हमें मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड करने, जैसे हमें पहला क्वेश्चन है 140 है, ये देखें हमें 140 दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट में भी 5 है उसमें से। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, मैंने कल आपको बताया भी था। इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती है हमारे 1। अब हम अगर इसमें 1 का भाग दें तो कोई भी संख्या ले लो, कोई भी XYZ, सभी में 1 का भाग जाता है। 10 लिया, 10 में 1 का भाग 10 बार जाता है। 7 लिया, 7 में 1 का भाग 7 बार जाता है। यानी सभी में जाता है, 1 का भाग सभी संख्या में जाता है। तो हम अगर ऐसे गिनती में देखें, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे मतलब सबसे पहले 1 है तो 1 का भाग तो सभी में जाता है, इसका भाग ऑल सभी में जाता है, ठीक है। उसके बाद में 2 है, अगर हम 2 देखें तो इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि 1 का तो जाता है तो हम 1 का नहीं देंगे। उसके बाद में 2 आते हैं तो हम 2 का भाग देंगे। यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए भाग कैसे देना है, 1 में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, हम 1 में नहीं देंगे। 14 में जा रहा है 2 का भाग, 2 की टेबल बोलो। 7 बार 14 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। कितनी बार? 7 बार आ रहा है तो 7 लिख देंगे। आगे 0 बचा है, 2 का भाग 0 में 0 बार, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ऐसे नहीं कि 2 का भाग 0 में जाता ही नहीं तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। 0 में 0 बार जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे, ये 70 है। अब ये नहीं सोचना कि हमने 2 की टेबल पढ़ी है तो उसमें 70 तो हमने कभी देखा ही नहीं। 70 अब एक बार हम भाग दे के देखेंगे तो आ जाएगा। जैसे हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जाता, लेकिन 6 में जाते हैं 3 बार, तो हम 6 में दे देंगे 3 बार। 7 में से 6 गए, 1 बचेगा। 1 हम ये 0 है, ये वाला यहाँ लिख दिया। इसके आगे यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ रूल लिखा देती हूँ एक बार। जैसे हम 2 का रूल देखें तो इकाई अंक सम, ठीक है, इकाई अंक सम होना चाहिए हमारे इकाई अंक। सम हमने कल पढ़ा था, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। कल का मतलब परिचय पूरा देखना है, इसका परिचय आता है ना तो प्रश्नावली वैसे भी क्लियर ही है फिर भी। अब तीसरा है तो इसका हमारे पास फिलहाल तो कोई रूल नहीं है, लेकिन हम 3 का भाग सभी में ट्राई करेंगे तो 3 हटा देते, 5 है। इसमें इकाई अंक होता है, जो इकाई अंक है वो हमारे 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 5। अगर मतलब ये देखिए 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 100% उसमें 5 का भाग जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? जैसे 35 है, हमने ये देखो इकाई अंक सम क्या है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इकाई अंक कौन सा होता है? ये इकाई और ये दहाई होता है। जो इकाई अंक है ना ये 5 सम है या विषम? जिसने परिचय देखा है वो एक बार कमेंट कर दीजिए कि ये सम है या विषम। तो ये है ना हमारी विषम है। कैसे विषम है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब ये विषम संख्या है हमारे, यानी कि इकाई अंक सम हो तो ही 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम 3 ट्राई करेंगे, क्योंकि एक और चीज लिखा देती हूँ मैं नोट। सबसे पहले अगर हम कभी भी भाग दे तो 2 का देना है, 2 का नहीं जाए तो 3 का देना है। अगर उसमें 5 का जा रहा है ना तो भी पहले 3 का देके ट्राई करना है, उसके बाद में 5 का देना है, उसके बाद में हमें देना है 7 का, उसके
बाद में सीधे 11 का, फिर 13 का, ऐसे चलते जाना है। मतलब विषम संख्याओं का यूज करना है। अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, हाँ मतलब अभाज्य संख्या होती है ना, उसी का इसमें यूज करना है। ठीक है, तो हमने 3 मतलब 2 के बाद में 3 ट्राई करना है, क्योंकि हमारे पास 3 का कोई भी रूल नहीं है, तो हमें ये ट्राई करना ही पड़ेगा। 3 का भाग देंगे तो देखो 3 का भाग 3 में एक बार, फिर 5 में नहीं जा रहा, तो 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम क्या ट्राई करेंगे, 5। ये देखो 0 या 5 आए इकाई अंक, तो हमें 5 का भाग मतलब ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, 100% श्योर है कि 5 का भाग जाएगा। ये देखो इकाई अंक है हमारे 5, तो ये देखो 5 आ गया। अब 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। 5 की टेबल बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। फिर 7 में 5 का भाग नहीं जाता, पॉइंट में नहीं देना हमें, 7 में 5 का भाग नहीं जाता, तो हमने देखो 5 2 हो गया, उसके बाद में 3 ट्राई कर लिया, 3 का किसी ने नहीं किया, 5 कर लिया, उसके बाद में 7 की बारी, यहाँ 7 लिख देंगे, 7 का भाग 7 में एक बार। ठीक है, हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड बस। अब इसको यहाँ पे भी लिखना है एक बार, फिर हमारा आंसर भी हो जाएगा। उसमें क्या है, ये देखो यहाँ 2 लिखा है सबसे ऊपर, तो यहाँ 2 लिख देना है, इंटू लगाना है बीच में, यहाँ पे 2 है, वापस 2 लिख देना, फिर वापस इंटू लगा देना, ये 5 है, 5 लिख देना, वापस इंटू लगा देना, ये 7 है तो 7 लिख देना बस। और आगे करना चाहे तो ये देखो 2 कितनी बार आए, 2 बार आए 2, ये देखो 1 2, 2 बार आ गया 2, तो हम 2 की घात 2 लगा देंगे, यानी 2 है, इसके ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे छोटा सा। फिर 5 है, तो 5 कितनी बार आए, 1 बार, तो हम क्या करेंगे 5 के ऊपर घात 1 लगा देंगे, ये हो गया। उसके बाद में हमारे देखो 7 भी हमारे 1 बार आए हैं, तो हम क्या करेंगे 7 के ऊपर भी 1 घात लगा देंगे, तो यहाँ 7 के ऊपर 1 घात। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, एक बार फायर इमोजी भेज दीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें ये तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है 156। 156 है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ये 2 रूल है अपने पास और ये नोट है, ये चीज हमको आनी चाहिए, ये आती है ना तो हमारा टाइम भी ज्यादा मतलब जाया नहीं होगा, और ये तो इम्पोर्टेंट है ये नोट, ये मतलब बार बार ट्राई करना पड़ेगा हमें अगर ये नहीं आता, और ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 156 है, जैसे हमको 156 दे ही रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसमें देखो मतलब 1 तो हमें ट्राई करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, उसको तो भूल ही जाना है। यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको हम इसमें भाग देंगे, ट्राई नहीं करेंगे, इकाई हम देख लेंगे, मतलब लास्ट का ये जो है ना इसको देख लेंगे। ये 6 है, 6 सम है या विषम है, सम है, 6 सम संख्या है, यानी कि 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग 15 में नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता 15 में, लेकिन 14 में जाता है 7 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, बचेगा 1, तो यहाँ 6 के इधर की साइड 1 लगा देंगे, तो ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 8 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार। फिर देखिए ये 78 आ गया हमारे, इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, इकाई अंक समय यानी 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक समय इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। अब 2 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 6 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, बचेगा 1, यहाँ 8 के इधर की तरफ लगा देंगे, तो 18 हो जाएगा, तो हम 2 का भाग 18 में देंगे, तो 9 बार। ठीक है, अब देखो अब 2 का नहीं जा रहा क्योंकि इकाई अंक विषम है, 9 विषम है, किस किस को पता था, जिस जिसको पता था वो एक बार फायर इमोजी भेजे प्लीज। तो देखिए यहाँ पे अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम है, सम में ही जाएगा 2 का भाग, तो उसके बाद हम क्या ट्राई करेंगे 3, आगे किसी में नहीं जाना, ये सीरीज के हिसाब से चलना है, 3 है तो 3 ही ट्राई करेंगे हम। अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या आ गई तो हम कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, सीधे उसमें भाग दे देंगे, पर फिलहाल ये अभाज्य संख्या नहीं है हमारे लिए, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार, और 3 का भाग 9 में 3 बार,
ये देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में खुद का या एक का, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या की परिभाषा किस किस को आती है वो एक बार बता दे प्लीज। तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये 13 में 13 का भाग एक बार, ठीक है। तो अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैसे। ये 2 है, 2 का 2 इंटू में वापस 2 है, 2 का 2 इंटू में 3 है और इंटू में 13, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे हम करेंगे, क्योंकि ये मतलब यहाँ तक करोगे ना तो भी मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काट सकता। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में कहा था हमें हर चीज में एक्स्ट्रा करके आना है। अगर हमको आता है तो करना है, लेकिन गलत 1% नहीं करना। मैथ एक ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत इजी है, लेकिन जिसके माइनस की भी गलती होगी ना पूरा आंसर गलत है। तो यहाँ देखो ये 2 2 बार आए तो 2 की घात 2, फिर 3 एक बार आया तो 3 की घात 1 और 13 एक बार आया तो 13 की घात 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी के? हम सब कीजिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 3825। जिसको यहाँ तक समझ आ गया वो एक बार खुद इसके आंसर निकाले। 3825 के खुद एक बार आंसर निकालिए। 3 8 2 5। कम ऑन फास्ट। मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, तब तक आप इसके निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5। चलो अब मैं करवा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट है 3 8 2 5 3825, ठीक है। इसके निकालते हैं हम। तो इसमें भी वही रूल लगाना है, सबसे पहले 2, उसके बाद में 3, उसके बाद 5 7 11 13 ऐसे चलते जाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 2 का ट्राई करें। तो 2 का हमारे पास रूल था कि सम संख्या होनी चाहिए इकाइयां, ये सम नहीं है यानी 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में अगर हम ट्राई करें किसका, 3 का, 3 का ट्राई करें तो 3 का हमको करना ही पड़ेगा, उसका हमारे पास रूल नहीं है। तो 3 का देखते हैं एक बार। 3 का भाग 3 में एक बार, फिर 3 का भाग 8 में पूरा नहीं जाता लेकिन 6 में जाता है 2 बार, फिर यहाँ बचेगा 2, 21 में जाता है 7 बार, बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 15 में 5 बार, ठीक है। उसके बाद में वापस 3 का जाएगा इसमें, क्योंकि हमें ट्राई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 12 में जाता है 4 बार, फिर 6 में जाता है 2 बार, बचेगा 1, 15 में 5 बार। फिर 3 का इसमें ट्राई करेंगे तो 3 का भाग 4 में एक बार 3 1 आएगा 12, 4 और 5 में नहीं जाता, तो ये 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे था 5 का तो हमारे पास रूल है। 5 का हमारे पास रूल है कि इकाई 5 या 0 है तो 5 का भाग पूरा जाता है। ये देखिए 5 है यानी कि 5 का भाग पूरा जाएगा, 100% 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 42 में पूरा नहीं जाता, 40 में जाता है 8 बार, तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ 40 तो बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 25 में 5 का भाग 5 बार, ठीक है। फिर वापस 5 कर देंगे इसमें, क्योंकि इकाइयां अभी भी 5 है। तो आगे देखें 5 का भाग 5 में जाता है एक बार, 8 में नहीं जाता, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर इधर बचेगा हमारे पास में देखिए 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार, यह हो जाएगा 17। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ तक क्लियर। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग एक बार, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। मेन चीज यही है, वहां पे वो सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 2 बार आया 3 की घात 2, 5 2 बार आया 5 की घात 2, 17 एक बार आया 17 की घात 1। क्लियर है। नेक्स्ट है 5005। 5005 को अब हम यहाँ पे करते हैं।
5 का भाग 5 में एक बार, 0 का भाग मतलब 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 का भाग 0 में वापस 0 बार, फिर वापस 5 का भाग 5 में एक बार। क्यों? इसमें देखो ये सम संख्या नहीं है, यानी 2 का नहीं किया, 3 का तो इसमें जाएगा ही नहीं, लास्ट में 5 है, 3 का इसमें जा ही नहीं सकता। बोलिए आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए इसमें अगर हम 3 का दे, 3 एक हम 3 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, और फिर 6 बार जाएगा 18 हो जाएगा, इधर वापस 2 आ जाएगा 6 बार, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, जिसमें 3 का भाग जाता ही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ही होगा, ये सही है। उसके बाद में देखते हैं 5 का होता है इकाई अंक 5 हो या 0 हो, इसमें ना 0 है ना 5 है, तो 5 का नहीं जाएगा। उसके बाद हमने जो सीरीज देखी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो उसके हिसाब से अब 7 की बारी है। 7 का हमारे पास रूल नहीं है, तो 7 हमको ट्राई करना पड़ेगा। 7 एकम 7 बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएंगे, ये देखो यहाँ पे आएगा 3, ये 30 हो जाएंगे इस जगह पे। तो मतलब 7 चौक 28, 4 बार, यहाँ 2 बच जाएंगे 21 हो जाएंगे, तो 7 या 21, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वापस 7 का, 7 दूनी 14 और 3 में नहीं जाता। 7 के बाद 11 की बारी है, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, क्योंकि 14 में से 11 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 इधर आ जाएंगे 33 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, 33 में 11 का भाग 3 बार, ठीक है। तो 13 हो जाएंगे, 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। 13 में 13 का क्यों दिया है? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें खुद के या एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, ठीक है। एक बार इसके अभाज्य गुणनखंड और लिख देते हैं, 5 × 7 × 11 × में 13, इन सभी की यहाँ भी सही है, इनके ऊपर एक एक की घात लगा दो तो वो भी एकदम सही है। नेक्स्ट हमारे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिनको टेबल नहीं आती उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ये वाला टेबल बोल बोल के समझाना होगा ये वाला। नेक्स्ट हमारे 7, 4, 2, 9, जिसको 17, 19, 23 की टेबल की जरूरत नहीं है, 17 और 19 की टेबल नहीं आती उससे ये नहीं होगा। टेबल है ना, मैथ में टेबल से याद होनी चाहिए। यहाँ पे करते हैं 7, 4, 2, 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ये सम नहीं है। फिर इसमें 3 का देके देखते हैं, 7, 4, 2, 9, इसमें 3 का देंगे, 6 बचेगा, 1, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे शेषफल 1 बच जाता है, जिसमें कि 3 का भाग हम देंगे तो पॉइंट्स में हमको वैसे ले जाना नहीं और जाएगा भी नहीं इसका भाग। 3 के बाद में हमारा था 5, 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 या 0 नहीं है इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद में था 7, 7 का देके देखते हैं, 7 का भाग 7 में एक बार, फिर 42 में जाता है, 9 में नहीं जाता, 9 में जाएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद 11, 11 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 13 था हमारे, 13 देखते हैं, इसमें 13 का नहीं जाएगा, तो कुल मिला के इसमें 17 का भाग जाएगा, 17 का। तो हम एक बार 17 का देख लेते एक बार। इसे देखो 4 बार जा रहा है, सबसे पहले 17 चौक 68, 74 है, ये इसमें से घटा लेंगे, मतलब 4 बार यहाँ जा रहा है, अब ये इसमें से घटाएंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे, हमारे आ जाएगा 6 बचेगा, 6 को हम यहाँ लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 62, फिर 3 बार जाएगा 51, 62 में से 51 घटाएंगे हम तो यहाँ आ जाएगा हमारे 11, 119 हो जाएगा। फिर देखो
यहाँ 7 बार जाएगा, 7 बार 119 आता है। उसके बाद में आगे हम भाग देंगे तो 17 का नहीं जाएगा, आप भले दे के ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में हमारे 17 के बाद में बारी आती है 19 की, तो इसमें 19 का भाग दे के ट्राई करते हैं। सबसे पहले जाएगा 2 बार। 2 बार कैसे कि देखो 38 आता है, 19 के पारे में 2 बार, यहाँ 38 आ जाएगा, इसको घटाएंगे, यहाँ 13, 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 57 हो जाएगा, फिर गुनी 57, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 में 23 का भाग एक बार क्यों, मैंने कई बार बता दिया, कमेंट में बता सकते हैं जिनको आता है वो, बाकी बैठे रहो। ये अभाज्य संख्या 23 इसलिए, तो 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये हमने उतार लिया, हमारा आंसर यहाँ तक हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर है। जिस चीज को नहीं आता एक बार मेरे को डाउट बता दीजिए, क्या क्या डाउट है। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमको है ना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि हमसे बोला है कि हमें मतलब संख्याएं दी गई है, तो इसके ना एचसीएफ और एलसीएम हमको मतलब निकालने, ये ऐसे हमको सॉल्व करना है। पहले उससे एचसीएफ और एलसीएम लिख लेंगे, उसके बाद में हमको इनकी जांच करनी है, हमें प्रूफ करके बताना है कि हमने मतलब आंसर सही किया है या रॉन्ग किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, इसमें क्या होता है, अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए ना, वैसे ही करना है, इन दोनों के निकालने हमको। सबसे पहले हम निकालेंगे 26 का, ठीक है। 26 में क्या है, पीछे इकाई अंक समय यानी 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 अभाज्य संख्या 13 में 13 का एक बार, फिर 91 लेंगे। 91 में देखो 2 का नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। उसके बाद में 3 का भाग 3 तिया 9, 1 में नहीं जाता। उसके बाद में 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, 0 नहीं है। 7 का देके ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 बचेगा, 2 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, फिर 13 में 13 का भाग एक बार हो गया। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ये 26 है, 26 का 26 लिख देना है। इसके अभाज्य गुणनखंड ये हुए 2 इंटू 13, 2 इंटू में 13 लिख देंगे, ठीक है। 91 लिखना है, लिख दिया। फिर क्या करना है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ तक तो सॉल्व करना ही है, 7 इंटू में 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन चीज आती है, मतलब दोनों में जो आ रही है सेम सेम, वो हम एक बार एचसीएफ में क्या होते हैं, दोनों में जो सेम आया है वही ले लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन 13 दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। एचसीएफ 13 हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, ये जो एचसीएफ होता है वो हमको उतार देना है, और बची हुई जो संख्या है, मतलब ये जो अधिकतम घात होती है वो हमें ली जाती है। जैसे ही हम देखेंगे 2 की घात 1, 3 की 13 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1, तो 2 की घात अधिकतम इसमें कितनी है, 1 है, तो 2 एक बार लेंगे। 13 की घात अधिकतम कितनी है, 1 है, तो 13 एक बार लेंगे, ले लिया हमने। 7 की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ हम 7 एक बार ले लेंगे। 13 की अधिकतम घात 1 है जो हमने यहाँ से ले ली है, मतलब है ना एचसीएफ है ना 13 है, 13 लिख देंगे, और बची हुई संख्या जो भी है वो लिख देंगे। इनको भूल जाएंगे, 13 आ गया, 13 को लेना ही नहीं है। एचसीएफ हमारे 13 आ गया, बची हुई संख्या जो 2 है, 2 और 7 इनको लिख देंगे। अब हम इनको गुणा कराएंगे, तो देखो 13 का 13 रखेंगे, बड़ी संख्या है, मान लीजिए आपको टेबल नहीं आती, तो ये देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 को गुणा करेंगे तो हमारे आएगा 182, तो 182 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। ये ओनली एलसीएम आया है, यहाँ तक नहीं छोड़ना। क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी जांच भी करनी है, हमें प्रूफ भी करके बताना है, तो उसके लिए इसने हमको सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र है, इसने कहा है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम, तो हमें इन दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या, ये और ये, इन दोनों का गुणनफल
इंटू एचसीएफ मतलब बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, हम इनको ए और बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले जांच। जांच के लिए क्या करेंगे, ए इंटू में बी बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ओके, 26 इंटू 91 और एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एचसीएफ हमारे 13 आया था, ये हमने 13 लिख दिया। एलसीएम हमारे मतलब 182 आया तो हम 182 लिख देंगे। फिर आगे हमको क्या करना है, इनको गुणा कराना है। अगर हम दोनों मतलब दोनों साइड जो भी अगर हमने गुणा करा है वो अगर सेम आ गया, मतलब ये हमने गुणा करा दिए दोनों, ये हमने मान लो आंसर लिख दिया, बराबर लगा के इसको गुणा कराएंगे वो आंसर लिख देंगे। अगर दोनों सेम है यानी कि आंसर एकदम सही है। तो हम मान लीजिए इधर तो गुणा करा रहे हैं पहले 13 इंटू में 100, तो ये देखो 6 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, यहाँ 4 80 लगेगी 2 की, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक का मैंने कहा था गुना सेम होता है, 6 6 या 3 या 2, 2 3 6 6 23 23। अब यहाँ देखिए हमारे ये आया, तो हम इधर साइड भी ये लिख देंगे। आप वेरीफाई करने के लिए दोनों साइड गुना करना, ठीक है। मैं एक साइड करके टाइम की बचत कर रही हूँ, दोनों साइड गुना करना है। फिर हमें लास्ट में लिखना है कि मतलब हमारे द्वारा किया गया उत्तर एकदम सत्य है, ये ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, उसके हमको मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड करने, फिर उनको लिखना है, उसके एचसीएफ निकालने हैं, उसके बाद में एलसीएम निकालना है और फिर उनकी जांच करनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, ओके ठीक है। इसमें भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। सबसे पहले 510 का, इसमें 2 का जा रहा है क्या, 2 दूनी 4 1, हाँ इसमें 2 का गया। उसके बाद में 3 का जा रहा है क्या, ठीक है 3 का जा रहा है। उसके बाद में इसमें हमारे 5 का जाएगा 17 बार, 17 का 17 में एक बार। उसके बाद में हमारे 92, तो 92 में 2 का जा रहा है पहले, 2 चौके 8 बचेगा 1, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 में 23 का ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 510 लिख दिया, उसके बराबर में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे 92 का 2 इंटू में 23, कि दो बार आए तो 2 की घात 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो हमने कहा था कि जो भी इनमें सेम आए वो लिख देंगे। तो सेम क्या है, इसमें भी देखो, इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, तो एक बार तो हम 2 लिख देंगे, इंटू इसमें मतलब 2 बार आए लेकिन इसमें एक बार आए तो हम एक बार ही लिखेंगे। फिर इसमें 3 आए, इसमें नहीं आए, इसमें 5 आए, इसमें नहीं आए, इसमें 17 आए लेकिन इसमें नहीं आया है। उसके बाद में इसमें 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं आया, तो हमारे ओनली 2 होगा एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ लेने के लिए हमें मतलब न्यूनतम घात ली जाती है और एलसीएम लेने के लिए हमें अधिकतम घात ली जाती है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एचसीएफ हमने निकाला ही नहीं, इसको भूल जाओ। अब अधिकतम घात ली जाती है तो इसमें देखो 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2 यानी 2 इंटू में 2 लिख देंगे, ये तो हो गया हमारे। फिर 3 की घात 1 बार आई है, 3 एक बार। फिर 5 की घात 1 है अधिकतम बार, तो 5 की घात 1 इंटू में 17 की घात 1,
इंटू में 23 एक बार आया तो 23 की घात 1 बस। अब इनको हम गुणा कराएंगे। तो इसको गुणा कराने पे हमारे पास आएगा 23,460। आप गुणा कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। फिर अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए वही सूत्र है हमारे, a इंटू में b बराबर HCF इंटू में LCM। ठीक है, a इंटू में b यानी कि 510 इंटू में 92 बराबर HCF है हमारे पास 2 इंटू में LCM है 23,460। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे, ये 2 है यानी कि इसका दोगुना कर देंगे हम। 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2 बस लगेगी, 4 दूनी 8 दूनी 9 3 दूनी 6। ये होगा हमारे इसका फाइनल आंसर। जांच करने के बाद दोनों सेम आए हैं तो आंसर एकदम सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट है 336 और 54। यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट 336 और 54। तो यहाँ 336 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 यहाँ आएगा 13, 13 में 6 बार बचेगा 1, 16, 16 में 8 बार वापस 2 का 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 4, 2 2 एकम 3 7 है 7। ये देखिए ये हमारा 336 का क्लियर। उसके बाद में 54 का देंगे। ठीक है, अब इनको लिख लेंगे। 336 में क्या है, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है यानी 2 की घात 4 इंटू में 3, 3 की घात 1 इंटू में 7 की घात 1। फिर हमारे 54, 54 में क्या है, 2 की घात 1 इंटू में 3 की घात 3। अब मैंने कहा था एचसीएफ के लिए हमें न्यूनतम घात लेनी होती है, तो न्यूनतम घात देखो, इसमें 2 की घात 4 है और इसमें 2 की घात 1 है, तो हम लेंगे 2 की घात 1। न्यूनतम यानी कम, तो 2 की घात 1 लेंगे हम। 2 की घात 1 इंटू में इसमें 3 की घात 1 और इसमें 3 की घात 3 है, तो हम 3 की घात 1 लेंगे क्योंकि न्यूनतम लेने हैं हमें 3 की घात 1। और ये दोनों में कॉमन है, वो ही लेना है, ये नहीं कि इसमें 7 की घात 1 है, इसमें 7 की घात 0 है तो हम 7 की घात 1 है 0। मान ली अब यहाँ पे 7 की घात 1 है, 7 एक बार आए तो इसमें 7 आया नहीं तो हम लिख देंगे 7 की घात 0, या 7 0 बार आए ही नहीं तो 7 की घात 0 लेंगे या 0 हो जाएगा, तो हमें 7 लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 3 दूनी 6, 6 हमारा एचसीएफ है। एलसीएम निकालेंगे हम, तो हम लिख देंगे इसमें अधिकतम घात होती है, एलसीएम लेने के लिए हमें अधिकतम घात लेनी होती है, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 4, तो हम लेंगे 2 की घात 4 इंटू में 3 की घात 1 और 3 की घात 3, तो हम 3 की घात 3 लेंगे, 7 की घात 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। तो हम आगे इसकी जांच करेंगे। a इंटू बी यानी 336 इंटू में 54, 336 इंटू में 54 बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम, यानी कि एचसीएफ 6 इंटू में एलसीएम 3024। ठीक है, तो अब हम इनको दोनों साइड में गुना कराएंगे तो हमारे आएगा 18144, 18144। ठीक है, यहाँ तक आंसर क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओनली एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, ये तो मैंने बताया वैसे ही करने, एक क्वेश्चन करवा रही हूँ बाकी आपको करने। यहाँ पे ये दूसरा करवा देती हूँ, इसमें दूसरा आपके क्या पता समझ नहीं आए। 17, 23 और 29
ठीक है, हम तीसरे का दूसरा कर रहे हैं सीधे। पहला है 17, 23 और 29। हमको है ना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम याद करने हैं। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। 17 का और 1 का ही जाता है, तो एक बार। फिर यहाँ 23 लेंगे, 23 में भी 23 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। 23 में 23 का एक बार। 29 में भी 29 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। तो 29 में 29 का एक बार। तो हमारे ये हो गए। तो 17 बराबर 17 इंटू में 1, 23 बराबर 23 इंटू में 1, 29 बराबर 29 इंटू में 1। ठीक है, अब हम 1 लिखेंगे तो भी वो ये 17 को 1 से गुणा करेंगे 17 आएगा, 23 को 1 से गुणा करेंगे 23 आएगा। सेम ही है। तो हम इसका एचसीएफ लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही इसमें, कोई भी ऐसी नहीं है जो तीनों में आ रही है। तो एक तो है जो तीनों में आ रही है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम होगा हमारे 17 इंटू में 23 इंटू में 29। इन तीनों को गुणा कराने पर जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। ऐसे हमें बाकी क्वेश्चन करने हैं। तीसरे के मतलब जो भी क्वेश्चन है, तीनों चारों जो भी है, वो सारे ऐसे ही करने हैं हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक है। चौथे में क्या है? एचसीएफ 306 और 657। एचसीएफ कोष्टक 306 657 बराबर 9 दिया गया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये 9 दिया गया है और एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो संख्या है, इन दोनों से हमें जो एचसीएफ निकालेंगे वो 9 आएगा और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जांच करने के लिए एक सूत्र का यूज कर रहे थे कि a इंटू में b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो ही सूत्र लिख लेते एक बार। a इंटू में b बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ तो ज्ञात करना है नहीं, तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। a इंटू में b, अब यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एचसीएफ बराबर में एलसीएम का हमारे पास मान नहीं है तो वो उधर ही साइड रहेगा। तो ये हो गया एलसीएम। अब इनका मान रख देते हैं। a यानी कि 306 इंटू में 657 बटे में 9 बराबर एलसीएम हमें याद करना है एलसीएम। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मतलब ये सूत्र है ना, खुद को बनाने होते हैं। अगर हमें पहली संख्या याद करनी है तो हम पक्षांतरण कर देंगे, दूसरी याद करनी है तो भी हम पक्षांतरण कर देंगे, एचसीएफ याद करना है तो भी पक्षांतरण, और एलसीएम याद करना है तो भी पक्षांतरण कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितना सॉल्व, अब इनको ना गुणा करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये भाग में ना किसी न किसी संख्या से इसको काट देना है। जैसे हम 9 का भाग देंगे तो हम ये काट देते हैं। कैसे? 9 की टेबल आती है तो ठीक, नहीं आती तो कोई बात नहीं। मतलब जो जो गुणा करेंगे ना उनको बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, लगभग वो अपने 5 या 7 मिनट गवा देगा इस क्वेश्चन को करने में। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमारे पास, इसको काट देते हैं। हाँ, ये 657 है, इसको काट देंगे 30 बार, क्योंकि 9 का भाग 30 में नहीं जाता लेकिन 27 में जाता है 3 बार, बचेगा हमारे 3, 36, 36 में 9 का भाग 4 बार। तो 34 इंटू में यहाँ पे कर देंगे 34 इंटू में 657। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे एलसीएम होगा। तो हमारे इसका आंसर आएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें इसकी जांच करनी है कि मतलब 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
n क्या है? प्राकृत संख्या है, यानी कि n बराबर प्राकृत संख्या। एक बार मैं रफली समझा रही हूँ, उसके बाद में बताऊंगी इसको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, n प्राकृत संख्या में बोला है 6n है, तो 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी 6 की घात क्या है? n है, जो कभी 0 पर समाप्त होती है। ये हमें बताना है, इसको सिद्ध करके बताना है, मतलब इसको हमें बताना है, सिद्ध तो नहीं करना, बताना है। तो ये जो n है ना, इसकी अगर हम घात लें, कोई भी घात ले लें, प्राकृत संख्या की पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वो 1 से चालू होकर अनंत तक चलती है, वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, और ना ही वो दशमलव में होती है। क्लियर है? परिचय में मैंने बताया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो, प्राकृत संख्या यानी कि इसमें 0 तो हम घात लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 0 घात लगाए तो ये ऐसे ही हमारे हो जाएगा। क्लियर? तो हम 0 घात नहीं लगाएंगे। तो अगर ना हम 0 घात नहीं लगा सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या है ना, उसमें 0 घात लगा दी तो प्राकृत संख्या कहलाएगी नहीं। इसने कहा n प्राकृत संख्या है। परिचय नहीं देखा तो परिचय देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। तो हम इसकी घात 0 नहीं लगाएंगे। तो हम इसके देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 के 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 का भाग जा रहा है 1 बार, यानी 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू में 3 की घात पहले 1 लगाएंगे तो हमारे हो जाएगा 6, फिर 2 इंटू में 3 की घात अगर हम 2 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे हम इसकी कितनी भी घात लगाएंगे, यहाँ पे है ना, ये इकाई अंक है ना, ये 6 ही आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी। तो हम क्या लिखेंगे अब इसका, अगर हमें लिखना है, क्योंकि ये कभी 0 आ ही नहीं सकता, प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे कि मतलब ये जैसे हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड आए थे 2 इंटू में 3, यदि हमारे पास 2 इंटू में 5 होता तो हमारे यहाँ 0 आता, 5 दूनी 10 हो जाता। 2 और 5 अगर अभाज्य गुणनखंड होते, मान लीजिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होते 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 6, 6 तो हो ही नहीं सकता, 3 करते थे वापस, जिसमें 2 और 5 है। तो बाकी भले कोई भी संख्या है, लेकिन अगर 5 और 2 आ गए यानी वो 0 पे समाप्त होएगी। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, ये देखो 90 आ रहे हैं, 90 यानी 0 पर समाप्त हो रही है। जिसमें भी 2 और 5 आए वो 0 पर समाप्त होती है, लेकिन हमारे इसमें क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन में क्या है, हमको संख्या दी गई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें हमको क्या करना है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना हमें कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13। ठीक है, तो जहाँ पे भी मतलब कोई भी चिन्ह है उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाते हैं तो वो 2 पद हो जाते हैं। ये देखो, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। कैसे? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, बाकी गुणा के, तो गुणा के चिन्ह है तो वो कभी भी 2 पद नहीं होते। ये प्लस का आ गया यानी ये 2 पद हो गए। तो हम बहुपद में पढ़े, मतलब बहुपद की प्रश्नावली अगली है, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेना जानते हो, हमारे 9th में या 8th में था, ये कॉमन लेना हमारी 8th क्लास में था। तो हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो अब देखो 7 में नहीं जाता तो 7 का 7 इंटू में 11 का 11, फिर 13 का भाग 13 में जाता है एक बार, तो इंटू में 1 प्लस का प्लस 13 का भाग 13 में एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 कोष्टक 7 इंटू में 11 हो जाएगा 77, प्लस में 1, इनको गुणा करेंगे और प्लस का प्लस और 1। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 78 हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो अब 78 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 78 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के 3 बार बचेगा 1, 18 में 9 बार, अब 2 का नहीं जाता 3 का जाता है, 13 बार 13 का 1 बार। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है, क्योंकि ये देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि गुणे में, तो यहाँ गुणा आ गया, बाकी इसके अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये बताइए कि ये क्यों भाज्य संख्या में, ये बताना है, इसका कारण भी देना है। तो इसका कारण है कि 2, 3 और 13 अभाज्य संख्या है, यानी कि ये 2 है, 3 है, 13 है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या परिचय में मैंने बताया था
जिस इसने परिचय देखा है बहुत बढ़िया। ये 2 है, ये अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। आगे क्या लिखा है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यानी हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे देखो भाज्य संख्या बनती है, और इनको अगर हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, तो ये किस कारण से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब ये समझ में आया तो हम इससे अगला वाला एक बार करके देख लेते हैं, वो समझ आ जाएगा। इससे अगला है 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × में 5 × में 4। आगे क्या है, 3 × 2 × 1 + 5, 3 × 2 × 1 + 5। तो ये देखो, ये पूरा एक पद है, या प्लस आ गया, और ये एक पद है। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 5 है, कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 5 आ गया, तो कोष्टक में लिखेंगे 7 × में 6 × में 5 का भाग 5 में जा रहा है एक बार, फिर 4 में नहीं जा रहा तो 4 का 4 × में 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3 × में 2 × में 1 प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, ये हो गया। अब 5 कोष्टक में इसको गुणा करेंगे, उसके बाद में +1, यहाँ शायद 1008 आएगा, हाँ 1008 आएगा, फिर 5 कोष्टक 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1009 हो गया, तो 5 × में 1009, क्योंकि ये देखो ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। पर अभाज्य संख्या में हमने क्या कहा था कि मान लो कोई भी संख्या है, 3 है, 3 में अभाज्य संख्या है, तो 3 में या तो खुद का भाग जाएगा या 1 का, तो 3 या 1 आएगा, तो यहाँ 1 का भाग 1 में एक बार, मतलब 3 × में 1 होगा इसका भाज्य गुणनफल। तो यहाँ पे भी होगा 1009 × में 1, यानी ये 3 हो गए। तो हमसे क्या कहा गया था कि अभाज्य, मतलब हमको बताना है कि भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में क्या होता है, उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक या फिर वो स्वयं। तो देखिए एक और वो स्वयं तो है, साथ में 5 भी, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ये देखिए ये अभाज्य संख्या होती तो ये केवल 2 ही होते, लेकिन ये 5 भी आए तो ये भाज्य संख्या है, हमने सिद्ध कर दिया। आगे चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी जो सोनिया है उसको लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी इसने कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, खेल का जो मैदान है ना वो गोल है, ये खेल का मैदान है गोल है। मान लीजिए वो एक ही समय पर चालू होते हैं, दिन के 1 बजे चालू हो गए, यहाँ से शुरू होते दोनों और इधर की तरफ चलते, ठीक है, इधर की साइड चलना शुरू करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, ये इधर से ऐसे भाग रहे हैं, तो सोनिया भी ऐसे भागेगी, ऐसे चल रहे दोनों। तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट ऐसे कंप्लीट करने में, 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तो है वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सोनिया को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय, या फिर कुल समय लिख देते हैं, कुल समय
बराबर 18, ठीक है। 18 मिनट लग रही है उसको, यहाँ 18 मिनट है, ठीक है। फिर अगला है कि रवि को, फिर ये सेम टू सेम आ जाएगा, लगाने में लगा समय 12 मिनट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हमसे इसने क्या पूछा है कि एक ही साथ चलते हैं, एक ही समय में चलते हैं और दोनों एक ही तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। दोनों कितने मिनट बाद, मतलब पुनः इसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों, तो इसका हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 18 में यहाँ 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 1 बार, ठीक है। उसके बाद 12 है, 12 में 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। तो यहाँ 18 का आएगा 2 इंटू में 3 की घात 2 और 12 का आएगा 2 की घात 2 इंटू में 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 की घात 1 है इधर, 2 की घात 1 है। हमने कहा था कि एचसीएफ लेने के लिए हमें न्यूनतम घात लेनी होती है, यानी एचसीएफ के लिए हमें न्यूनतम घात लेनी होती है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसमें 2 की घात न्यूनतम क्या है, इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 2 बार है। तो 2 की घात न्यूनतम यानी कम है, 2 की घात 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 1 इंटू में इधर भी न्यूनतम देखो 3 की घात 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, एचसीएफ हो जाएगा 6। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर, अब अधिकतम घात लेंगे, 2 की घात 2 और 3 की घात 2, यानी 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, 3 की घात 2 यानी 3 3 9। फिर अब हम इनको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 36, यानी कि इसका एलसीएम 36 है। तो हम अंत में लिखेंगे कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पश्चात यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।